गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पवन कुमार और बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक रहेगा हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ध्वनि की इकाई को हम डेसिबल में मापते हैं और जो सामान्य ध्वनि परिसर होता है वो 0 डेसिबल से 130 डेसिबल तक होता है और एक सामान्य बालक 60 डेसिबल ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता क्या है? जो बालक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते या समझ नहीं पाते उसे हम श्रवण बाधिता कहते हैं। अगर कोई बालक या व्यक्ति की श्रवण शक्ति कमज़ोर है लेकिन वह बिना श्रवण यंत्र की सहायता के सुन सकता है तो वह श्रवण बाधिता की श्रेणी में नहीं आता। श्रवण बाधिता एक या दोनों कानों में हो सकती है। कुछ बच्चे जन्म से ही बहरे नहीं होते लेकिन जन्म के पश्चात उन्हें चोट लगना, दुर्घटना होने, कोई बीमारी, कोई गलत दवाई के प्रयोग आदि से वो बहरे हो जाते हैं या उनकी श्रवण शक्ति है वो बाधित हो जाती है। श्रवण बाधिता क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास करता है वो सुनकर करता है और एक दूसरे की भाषा सुनकर ही वो संसार को समझ पाते हैं, दूसरे की कही बातों को समझ पाते हैं और वहीं से वो अपना सामाजिक विकास करते हैं। लेकिन एक श्रवण बाधित व्यक्ति जो दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाता उसे जीवन में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। श्रवण बाधिता कई प्रकार की है तो उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की श्रवण बाधिता है। पहला है पूर्ण बहरे, कंप्लीट डीफ। इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जो कि जन्म से ही बहरे पैदा हुए हैं। दूसरा, इस श्रेणी में वो बालक आते हैं जो जन्म से तो ठीक पैदा हुए थे लेकिन बाद में कोई चोट लगने, दुर्घटना, बीमारी, गलत दवाई के प्रयोग से उनकी सुनने की शक्ति जाती रही। पहला था कंप्लीट डीफ और जो सेकंड टाइप्स है वो है पार्शली डीफ, आंशिक बहरे। इस श्रेणी में वह बालक आते हैं जो या तो कम सुनते हैं या फिर ऊंचा सुनते हैं। स्ट्रेंग के अनुसार सुनने की शक्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। जैसे पहला है बिल्कुल कम श्रवण बाधिता, माइल्ड हियरिंग लॉस। इस प्रकार के बच्चों की सुनने की शक्ति में 20 से 30 डेसिबल तक का नुकसान होता है। अतः अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बालक को कक्षा में आगे के बेंच पर बिठाएं और उसकी समस्या और इस प्रकार के बालकों की दूसरी समस्याओं को समझ करके भी उनका समाधान करें। सेकंड पॉइंट है मॉडरेट लॉस, कम श्रवण बाधिता। इस प्रकार के बालकों की सुनने की शक्ति में 30 से 40 डेसिबल तक का नुकसान होता है और ऐसे बालक सुनने के यंत्र का प्रयोग करके सुन सकते हैं। थर्ड पॉइंट है सवेयर हियरिंग लॉस, अधिक श्रवण बाधिता। इस प्रकार के बच्चों में सुनने की शक्ति में 40 से 60 डेसिबल तक का नुकसान होता है और इस प्रकार के बच्चे बिना यंत्र की सहायता के सुन नहीं सकते और उन्हें भाषा को समझने में भी परेशानी होती है। इस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के समय दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए या हमें किसी चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। हाथों की उंगलियां या हमारे चेहरे की भाव भंगिमा का प्रयोग हमें अधिक करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डीप सवेयर हियरिंग लॉस, गंभीर श्रवण बाधिता। ऐसे बालक जिनकी सुनने की शक्ति 60 से 75 डेसिबल तक का नुकसान होता है। इस प्रकार के बच्चे
भाषा तथा वाणी की सहायक सामग्री के अधिक प्रयोग से अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापक या व्यक्ति के निर्देशन में कुछ सीख पाते हैं। ऐसे बालकों को विशेष प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, पूर्णतः श्रवण बाधिता। इस प्रकार के बच्चे सुनने की शक्ति में 75 डेसिबल से अधिक का नुकसान हो सकता है और इन्हें यंत्र के साथ सुनने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इन बच्चों की शिक्षा पर और अधिक विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण बाधिता के कारण। श्रवण बाधिता के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि कुछ बालक जन्म के पश्चात कोई चोट लगने से, बीमारी से, दुर्घटना के कारण वो श्रवण बाधित हो सकते हैं। उनकी सुनने की क्षमता या तो बिल्कुल चली जाती है या आंशिक रूप से चली जाती है या कम हो जाती है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला है हेरिडिटी, वंशानुगत। श्रवण बाधिता 11 से 60% तक वंशानुगत होती है और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सेकंड है इन्फेक्शियस डिजीज, छूत के रोग। जन्म के पश्चात अगर बच्चे को छूत वाली बीमारियां जैसे कोई इन्फ्लुएंजा, कनपेड़े इत्यादि हो जाएं तो इसका प्रभाव बच्चे के श्रवण अंगों पर पड़ता है और वह श्रवण बाधित हो जाता है। उसकी सुनने की क्षमता बाधित हो जाती है। थर्ड कारण है ड्रग्स। कभी कभी हम कई प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं। गर्भवती महिला भी गर्भ के समय कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आवश्यकता से अधिक दवाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं या कुछ गलत दवाइयों का प्रयोग किया गया है तो ये भी बच्चे की श्रवण बाधिता का कारण बन सकता है। गर्भवती माँ को चाहिए कि वह आवश्यकता से अधिक दवाइयों का प्रयोग ना करे और वो किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही अपना इलाज करवाएं और दवाइयों का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट है मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण। गर्भवती माता को पौष्टिक भोजन करना चाहिए। उचित आहार न मिलने पर उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। कुपोषण भी श्रवण बाधिता का एक मुख्य कारण हो सकता है। गर्भवती माँ को विटामिन, प्रोटीन आदि से भरपूर भोजन कराना चाहिए और कुपोषण से बचना चाहिए। गर्भ के समय माँ को तीखे मसाले, शराब, सिगरेट या किसी भी अन्य प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और उसे भरपूर नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन मेसल्स यानी जर्मन खसरा। 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला था। खोजों के पश्चात ये पाया गया कि जो गर्भवती महिलाएं इस बीमारी से पीड़ित हुई उनकी संतानों की श्रवण शक्ति क्षीण हो गई और ये भी खोज में पाया गया कि श्रवण बाधितों में 27% जर्मन खसरा से प्रभावित थे। अब इसके बाद है असुरक्षित प्रसव, अनसेफ डिलीवरी। कई बार शहर से दूर रहने वाले लोग वहीं पर दाई आदि से प्रसव करवा लेते हैं जो कि सुरक्षित नहीं होता। अधिक रक्त बहने के कारण भी बच्चे की हियरिंग इम्पेयरमेंट की समस्या आ सकती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ पर भी बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, प्रसव क्रिया के दौरान चिमटी या किसी औजार का गलत प्रयोग, समय से पहले बच्चे का जन्म आदि भी सुनने की क्षमता पर प्रभाव डालता है। कई बार बच्चे को जन्म के तुरंत पश्चात उसे पीलिया हो जाता है और अगर इसका इलाज अगर जल्दी से ना हो तो ये भी श्रवण बाधिता का कारण बन सकता है। आफ्टर बर्थ यदि बच्चे को बुखार, पीलिया, छूत की बीमारियां हो जाएं या उसकी आंख या कान से कोई द्रव्य बह रहा हो तो झटपट इसकी तरफ ध्यान देकर इसका इलाज करवाना चाहिए। लापरवाही करने से बच्चे को श्रवण बाधिता हो सकती है। ये थे श्रवण बाधिता के प्रकार, श्रवण बाधिता के कारण। और अब है श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में
टीचर की क्या भूमिका है। अब यहाँ पर यदि किसी बच्चे में, चाहे वो जन्म के गर्भ के साथ हो या उसे प्रसव के दौरान हो या आफ्टर बर्थ हो, किसी भी रूप में अगर किसी बच्चे को अगर श्रवण बाधिता आती है तो उसके बाद उसके जीवन का विकास करने का उत्तरदायित्व टीचर पर होता है या उसके पेरेंट्स पर होता है। तो यहाँ श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में टीचर की भूमिका बड़ा रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो यही है कि स्पेशल टीचर हो, टीचर स्पेशल ट्रेंड किया हुआ हो, उसे ऐसे बच्चों की भावनाओं का पता हो, उसे ऐसे बच्चों को पढ़ाने की तकनीकी का पता हो ताकि वो अधिक से अधिक उन बच्चों का विकास कर सके। सेकंड पॉइंट है, टीचर को इन बालकों के श्रवण दोष का पूर्ण ज्ञान हो, उसे पता हो कि ऐसे बच्चे, उनको उनकी सुनने की जो शक्ति है वो कितने डेसिबल तक उसका लॉस हुआ है, कितने डेसिबल तक वो सुन पा रहे हैं और वो कितने डेसिबल की ध्वनि में अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं, टीचर को उसका पता होना चाहिए। विशेष कक्षा का प्रबंध, ऐसे बच्चों के लिए यदि बच्चे के अंदर यदि हियरिंग इम्पेयरमेंट की मात्रा ज़्यादा हो तो उसके लिए स्पेशल कक्षा का प्रबंध होना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पूरे सहयोग से और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी विशेष कक्षा का प्रबंध हो ताकि वो बच्चे अपने जीवन का अधिक से अधिक विकास कर सकें। उसके बाद श्रवण यंत्रों का प्रयोग, जो बच्चे जिनकी सुनने की क्षमता बिना यंत्रों के ना हो, ऐसे बच्चों के लिए श्रवण यंत्रों आदि का प्रयोग करना चाहिए। उनके श्रवण यंत्र ठीक हों, उचित रूप से उनका प्रयोग करें, तभी जाकर के बच्चों का विकास हो सकता है। टीचर को इसका ज्ञान होना चाहिए और ये भी जरूरी है कि टीचर का बिहेव ऐसे बच्चों के साथ वो उचित हो। वो उन बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि टीचर मेरा दुनिया का सबसे बड़ा हमदर्द है और यही हमें इस अंधकार से बाहर ले जा सकता है। टीचर का व्यवहार बच्चों के साथ वो पूरा सहयोग पूर्ण हो, दोस्ताना उनके साथ संबंध होना चाहिए। टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई इन्हें हीन भावना से ना देखे। टीचर के पूरे रोल में वो सकारात्मकता होनी चाहिए और हर प्रकार से उसे ये महसूस कराना चाहिए कि मैं तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा हमदर्द हूँ और तुम हर प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से उन्हें प्रेरित करना चाहिए। टीचर का माता पिता से सहयोग, यहाँ ये भी ज़रूरी है कि समय समय पर ऐसे टीचर को बच्चों के माता पिता के साथ मीटिंग करते रहना चाहिए ताकि उनकी आदतें, उनकी रुचियाँ, उनका अपने माता पिता से उनका पता लगाए और उन बच्चों की जो भी कमज़ोरियाँ हैं माता पिता को उनके बारे में बताए और ताकि वो बच्चे पूरे तालमेल के साथ अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। अनुशासन की भावना कक्षा में होनी चाहिए, टीचर में होनी चाहिए और स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बालकों के साथ कक्षा के दूसरे बालक उचित व्यवहार नहीं करते हैं या वो कभी कभी अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, उनका मजाक करने लग जाते हैं, उन्हें हीन भावना से देखने लग जाते हैं। इसका भी अध्यापक को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हर प्रकार का सहयोग कक्षा में होना चाहिए, कक्षा में हर प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। और इसके बाद टीचर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग का भी प्रबंध करे, व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करे। ऐसे बच्चों को कुर्सियाँ बनाना, सिलाई कढ़ाई का कार्य सिखाना, हथकरघा व खिलौने आदि, हथकरघा चलाना, खिलौने बनाना आदि का प्रशिक्षण ऐसे बच्चों को देना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने जीवन की रोजी रोटी कमा सकें और अपने जीवन को सुगमतापूर्वक से व्यतीत कर सकें। टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे
कम सुनते हैं या ऊंचा सुनते हैं या अपने आप को घर, विद्यालय या समाज में समायोजित करने में दिक्कत महसूस करते हों, अध्यापक को चाहिए कि ऐसे बच्चों को विद्यालय में अन्य बालकों के साथ वो समायोजन करने में उनकी सहायता करे। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो टीचर उस समस्या को दूर करे। तो ये था हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, और मैं अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।